रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्तिका और दीपक अमेरिका से इंडिया आते हैं और वर्तिका दीपक से बोलती है, लिसन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों, क्या प्रॉब्लम है ऐसे ही शादी करने में? जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम आ गई? मेरे पापा की ये आखिरी इच्छा थी कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हो जिसकी पूरी फैमिली, मतलब मेरा पूरा ससुराल होना चाहिए। तुम्हें ससुराल का क्या करना है? वैसे शादी करके हम अमेरिका चले जाएंगे तो ससुराल हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है, मेरे पापा ने मुझसे कुछ बोला है और मैं वो भी ना करूँ। अब मैं इसके लिए ससुराल कहाँ से लाऊं? जब तक शादी नहीं होगी तब तक मुझे अमेरिका का ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा और ये बिना ससुराल देखे शादी के लिए मानेगी नहीं। क्या करूँ अब? क्या हुआ तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन यही सच है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे नहीं बेबी, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर खुश हो रहा था। मैं भी यही चाहता था कि तुम मेरी फैमिली से मिलो और अब तो तुमने सामने से बोल दिया है तो मैं अब तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। लेकिन तुमने तो ये बोला था ना कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम अकेले ही रहते हो, तो अब फैमिली कहाँ से आ गई? हाँ बोला था, लेकिन मेरा मतलब है था कि मैं अमेरिका में अकेला रहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली तो इंडिया में रहती है। एक काम करो, मैं तुम्हें तुम्हारे इंडिया वाले घर में छोड़ देता हूँ और फिर शाम को मिलते हैं। नहीं, जब तुम्हारी फैमिली है तो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ ना, सबसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ बेबी, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा सबसे, लेकिन पहले शाम को घर जाकर सबसे बात तो कर लूं, फिर ही तो तुमको शाम को लाऊंगा ना। और जब तुम शाम को आओगी तो खुद ही मिल लेना सबसे, और जब तक शादी नहीं होती तुम अपने ससुराल में ही रहना। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। दीपक वर्तिका को उसके घर छोड़ देता है और खुद अपने घर आ जाता है और परेशान होते हुए खुद से बोलता है, मैं तो पूरा फंस गया यार। बोल तो दिया वर्तिका को मिलवा दूंगा फैमिली से, लेकिन अब झूठा ससुराल लाऊं तो लाऊं कहाँ से? एक काम करता हूँ, अपने एक दोस्त जो ड्रामा कंपनी में काम करता है उससे मदद मांगता हूँ, वो शायद कुछ मदद कर पाए मेरी। दीपक अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद वो दीपक की मदद करने के लिए एक झूठी ड्राइवर्स फैमिली का इंतजाम करता है और उन्हें सब सिखा देता है। और थोड़ी देर बाद दीपक अपने नकली माँ बाप बहन को अपने घर लेकर आ जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से वर्तिका को लेने जाता है। वर्तिका को घर में लाने के बाद दीपक अपनी नकली माँ हेमा, नकली पिता चंपक और नकली बहन पिंकी से मिलवाते हुए वर्तिका से बोलता है, ये है मेरी फैमिली और तुम्हारा होने वाला ससुराल। अब तो तुम खुश हो ना? मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा ससुराल? हाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे भाई बहन भी है। और आपको पता है माँ जी, दीपक कितना ड्रिंक करने लगा है। हाँ बेटा, अब क्या कर सकते हैं, गम भुलाने के लिए तो मैं भी कभी कभी 2 पैग लगा लेती हूँ। क्या माँ जी, आप भी पीती हो? नहीं, माँ भी ना बहुत मजाक किया है, जब देखो मजाक करती रहती है, अभी भी मजाक ही कर रही है। तुम भी ना माँ, क्या बताने लगती हो। हाँ बहू, तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़े कपड़े पहने हैं। तुम मेरी बहू हो ना, थोड़ा बहुत तो फैशन में रहा करो। लेकिन मैंने तो सुना था इंडिया में कपड़ों को लेकर बहुत रोक टोक होती है, आपको और पिताजी को कोई परेशानी नहीं है? अरे जब इतना खूबसूरत शरीर है तो दिखाया करो, मुझे क्या परेशानी होगी भला इसमें? क्या? अरे क्या पिताजी, आप भी ना नई बहू है ये आपकी, और आप भी ना क्या बातों में लगे हैं। वर्तिका तुम जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। अरे भाभी, आपने तो आते ही मेरे पूरे परिवार को अपनी मुट्ठी में कर लिया, क्या बात है? चुटकी, ये क्या बोल रही हो तुम? भाभी है तुम्हारी, थोड़ी तो तमीज में रहो। कौन चुटकी? अरे अरे, तुम्हारा ही नाम तो छुटकी है, भूल गई क्या? हाँ हाँ, याद आ गया, आपने ही तो मेरा नाम रखा था, मेरा नाम चुटकी। दीपक तुम्हारी फैमिली थोड़ी अजीब नहीं है? मतलब घर में होने वाली बहू आई है तो कुछ भी बोल रहे हैं ये तो। अरे नहीं, वो तो मेरे घर में सब ऐसे ही रहते हैं, तुम किसी की बात का बुरा मत मानना, ठीक है ना? यही है तुम्हारा होने वाला ससुराल। ठीक है, मुझे तुम पर वैसे भी बहुत भरोसा है। दीपक वर्तिका को अपनी बातों में फंसा लेता है और अपनी झूठी फैमिली को वर्तिका का झूठा ससुराल बनाकर रख देता है। वर्तिका को अपना झूठा ससुराल थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वर्तिका इस बात से खुश थी कि उसका ससुराल है, इसलिए वो दीपक की बात मान लेती है। वर्तिका अपने झूठे ससुराल में कुछ दिन तो ठीक से रह लेती है, लेकिन एक दिन वर्तिका हेमा के पास जाती है और उसे बोलती है, माँ जी, दीपक के बचपन के किस्से सुनाओ ना, या उसके बचपन की तस्वीर दिखाओ, मैं भी तो देखूं दीपक बचपन में कैसा लगता था। अब तो दीपक की बचपन की तस्वीर क्या ही देखेगी, जब हम यहाँ इस घर में आए थे तो पुराने घर में सब रह गया, तो दीपक तो बचपन में वैसे भी काला ही था। लेकिन अभी दीपक को देखकर तो कोई नहीं बोल सकता कि वो बचपन में काला होगा। यही तो है फर्क,
दीपक अब जितना अच्छा लगता है, तू अगर बचपन की तस्वीर देख लेती तो मानती ही नहीं कि दीपक की तस्वीर है ये। हेमा और वर्तिका बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में अंदर से पिंकी अपना फोन चलाते हुए आती है और वर्तिका पिंकी से बोलती है, अरे पिंकी दीदी, आपके फोन में होगी ना कोई पुरानी फैमिली फोटो, दिखाओ वो। क्या फैमिली फोटो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? आपके पास भी कोई फोटो नहीं है क्या? है ना, रुको मैं दिखाती हूँ, जब हम सब छोटे थे तब की। पिंकी वर्तिका को किसी और की फैमिली फोटो दिखा देती है जिसमें चंपक और हेमा का चेहरा ब्लर होता है। वो देखकर वर्तिका बोलती है, इसमें तो माँ जी और पिताजी साफ नहीं दिख रहे हैं, और कोई नहीं है क्या? और दीपक जी कौन से हैं इनमें से? अब पुरानी है इसलिए साफ नहीं दिख रही है, लेकिन तुम दीपक को देखो ना, कितना गोरा, बिल्कुल दूध की तरह सफेद लग रहा है ना? लेकिन माँ जी तो बोल रही थी दीपक काले थे, और इस फोटो में तो दीपक कितने गोरे दिख रहे हैं। हाँ, दीपक की फोटो ही गोरी आती है, लेकिन दीपक इतना गोरा था नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, तब तक हम तेरे लिए कुछ खाने को बना देते हैं। वर्तिका जैसे ही कमरे में जाने के लिए निकलती है तभी हेमा अपने नकली परिवार के साथ दीपक के पास जाती है और दीपक से बोलती है, दीपक बेटा, मुझे लग रहा है कि वर्तिका बहू को हम पर शक हो गया है, और आज जब उसने फोटो वाली बात बोली तो मुझे तो पक्का यकीन है वो हमारी बात में नहीं आई अभी तक। पहले तो ये झूठा परिवार बनने की एक्टिंग बंद करो और मुझे बेटा मत बोलो। अगर वर्तिका को हमारी बात पे यकीन नहीं हुआ ना तो मैं आप लोगों को एक पैसा नहीं दूंगा। ऐसे कैसे हमारे पैसे नहीं दोगे तुम? हम तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। एक तो तुम्हारे लिए हम अपने ड्रामे को आधा रोक के यहाँ आए हैं, ऊपर से तुम हमें ही बोल रहे हो। मुझे बस ग्रीन कार्ड से मतलब है। अब ये तुम देखो कि वर्तिका हमारी बात पे यकीन कैसे करती है। ये तुम सबकी जिम्मेदारी है। ये उसका झूठा ससुराल नहीं, सच्चा ससुराल लगना चाहिए, तभी वो हमारी बातों में आएगी। यहाँ सब वर्तिका को कैसे अपनी बातों में लाए ये प्लानिंग कर रहे थे। वहीं कमरे के बाहर खड़ी वर्तिका सारी बातें सुन लेती है और अंदर जाकर बोलती है, बहुत अच्छे दीपक, तुमने बस एक ग्रीन कार्ड के लिए मेरे एक दिन में झूठा ससुराल बना दिया। तुम यहाँ कैसे आई? अच्छा मैं यहाँ आ गई और तुम सबकी सारी बातें सुन ली, वरना तो तुम सब मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था, इसलिए ही मैंने तुम्हारा झूठा ससुराल बनाया है। चुप हो जाओ तुम, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। देखो, हमारा इरादा तुम्हें ठेस देने का नहीं है, हमारा काम है एक्टिंग का, और हम अपना काम कर रहे थे। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा उसके लिए। तुम ग्रीन कार्ड के लिए मुझे शादी करना चाहते थे ना? तुमने मेरा झूठा ससुराल बनाया, अब ना मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेजती हूँ। मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं है, गलती तुम्हारी है तो अब तुम ससुराल जाओ। वर्तिका दीपक के खिलाफ कंप्लेन कर देती है और दीपक गिरफ्तार हो जाता है। वर्तिका को अपने ससुराल की आस थी, लेकिन दीपक की वजह से उसे एक झूठा ससुराल मिलता है। दीपक को गिरफ्तार करवाकर वर्तिका वापस अमेरिका चली जाती है। कविता कमरे में टीवी चालू करके देखने बैठ जाती है। तभी उसका भाई चीकू हाथ में 2 कुरकुरे के पैकेट लेकर वहाँ आता है और टीवी देख रही कविता के हाथ में पकड़ा देता है। कुरकुरे देखकर कविता बोलती है, अबे ओ अकल के दुश्मन, मैंने तुझे पॉपकॉर्न लाने के लिए कहा था, ये 10 रुपए वाले कुरकुरे नहीं। चिल्ला क्यों रही है? पॉपकॉर्न नहीं मिले तो मैं यही उठा लाया। अरे मोहल्ले की दुकानों में क्या अकाल पड़ गया था? एक दुकान पर नहीं था तो दूसरी से ले आता। बता, ये उठा कर ले आया। अब जो लाया हूँ ठूस लेना। और वैसे भी मसाला मन चटाकेदार कुरकुरे हैं, एकदम मसालेदार, खा तो सही। चीकू तू भी ना, मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाए जाते हैं, ना कि कुरकुरे। हाँ तो मत खा, ला दोनों पैकेट मुझे ही दे दे। मैं लाया हूँ ना, मैं ही खा लूंगा, तू खाली मूवी देख। जाना, अब लाया है तो खा ही लेती हूँ। पॉपकॉर्न होते तो ज्यादा अच्छा लगता। चल कोई नहीं, अब इन कुरकुरों से ही काम चला लूंगी। जिसके बाद दोनों भाई बहन कुरकुरे खाते हुए मूवी देखने लगते हैं और वो कुरकुरे कविता को इतने पसंद आते हैं कि वो कुछ ही देर में पूरा पैकेट खा जाती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, ओए होए ओए होए, ओए कुरकुरे। चीकू क्या बात है, ये कुरकुरे तो बड़े चटपटे, कसम से बड़े मसालेदार थे। इतना कहकर वो उसके पैकेट में से कुछ कुरकुरे निकालकर खा जाती है। तभी उसकी माँ कावेरी वहाँ आती है और चीकू गुस्से में आकर बोलता है, ओह, अपना पैकेट तो फट से सफा चट कर गई, हाथ पीछे कर वरना मुक्के खाएगी। 2 कुरकुरे के लिए रो क्यों रहा है? क्या हो गया? अभी तो दोनों शांत बैठे थे और ये क्या कचरा चबा रहे हो दोनों? ओहो माँ, इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हम कचरे जैसा कुछ भी अंट शंट चबाने लगेंगे।
अरे फिल्म देखते हुए तो हम मस्त मसालेदार कुरकुरे खा रहे थे। लो माँ, आप भी खाओ। ना ना, मुझे नहीं खाना, तुम ही दोनों ठूसो। ओए चीकू, माँ तो खाने से रही, ला तो मुझे ही दे दे। ले भिखारन मर, तू ही खा ले। माँ मैं जा रहा हूँ दोस्तों से मिलने, 2 घंटे बाद लौटूंगा। इतना कहकर चीकू उसके हाथ में कुरकुरे का पैकेट पकड़ाकर निकल जाता है और कविता गपा गप कुरकुरे खाती है। ऐसे ही समय बीतता है और वो कुरकुरे उसे इतने पसंद आते हैं कि एक दिन वो दुकान पर कुरकुरे खरीदने जाती है और दुकान वाले से बोलती है, भैया जरा 10 वाले कुरकुरे दे रहा हूँ। कुरकुरे? अच्छा, पर कुरकुरे का कौन सा फ्लेवर चाहिए? फ्लेवर? अरे भैया कुरकुरे मांगे हैं, आइसक्रीम नहीं। अरे तो मैं भी कुरकुरे का फ्लेवर पूछ रहा हूँ, आइसक्रीम का नहीं। अरे भैया वो 10 वाला संतरी पैकेट वाला आता है ना कुरकुरे, वही दे दीजिए। अच्छा तो ऐसे बोलो ना मैडम कि मसाला मंच कुरकुरे चाहिए, अभी देता हूँ। मसाला मंच? भैया कितने फ्लेवर है कुरकुरे के? क्यों, आपको सभी चाहिए क्या? ले लेती हूँ, आज ही सब खा के देख लूंगी। हाँ हाँ भैया दे दो। अभी देता हूँ। इतना कहकर दुकानदार उसे कुरकुरे के 7 पैकेट लाकर देता है जो अलग अलग कलर के होते हैं। उन्हें लेकर वो घर आकर टेबल पर पटक देती है। इतने सारे कुरकुरे देखकर उसकी माँ कावेरी बोलती है, ओ, इतने कुरकुरे कहाँ से उठा लाई? कहीं अपनी सहेलियों के साथ कुरकुरे पार्टी करने का इरादा तो नहीं है? क्या बात है, कुरकुरे पार्टी? माँ आइडिया बुरा नहीं है। वैसे देखो माँ, कुरकुरे में भी कितने सारे फ्लेवर होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, इसीलिए चखने के लिए मैं सारे ही ले आई। अरे ये क्या बाजार लगा रखा है? ओहो, इतने कुरकुरे बेचने निकली है क्या? हाथ मत लगा दियो, सारे के सारे मैं लेकर आई हूँ। हाँ तो क्या हुआ, वो भाई है तेरा, 1-2 पैकेट दे दे उसे भी। माँ इसे चाहिए तो अपने लिए खुद ले आएगा ना, ये सारे पैकेट मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, मैं सारे खाकर देखूंगी कैसे हैं। रहने दो माँ, इससे बहस करने के मूड में नहीं हूँ मैं। इसे इसके कुरकुरों के साथ छोड़ो। आप मेरे लिए पास्ता बना दो, मेरा बड़ा मन है पास्ता खाने का। चीकू और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कविता एक एक करके कुरकुरे का हर फ्लेवर ट्राई करती है, जैसे चिली चटका, नोटी टमाटो, पॉपकॉर्न, मसाला ट्वीट, ग्रीन चटनी। ऐसे ही वो कुरकुरे के 7 पैकेट चट कर जाती है और जाकर सोफे पर पड़ जाती है। तभी कुछ देर बाद में उसकी माँ उसे रात के खाने के लिए बोलती है, चल मैंने खाना बना दिया है, ठंडा हो जाएगा, चलकर खा ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। अरे मेरा पेट गले तक एकदम फुल है, खाने की तो जगह ही नहीं है। ओहो, ऐसा क्या खा लिया तूने? माँ मैंने ना कुरकुरे के 7 पैकेट खा लिए। वाह माँ, क्या स्वाद था, हर एक फ्लेवर एक से बढ़कर एक था, और वो चिली चटका वो वाला तो मेरा फेवरेट पैकेट हो गया। हाय राम, तेरा पेट है कि कुआ? 7 पैकेट निकल गई। अरे इतनी क्या जल्दी थी, एक साथ ही सारे पैकेट हफ्सी की तरह खा गई। अरे माँ इतने टेस्टी, खट्टे मीठे तीखे मसालेदार चटपटा, मजा ही आ गया खाकर। लेकिन माँ अब थोड़ा दर्द हो रहा है पेट में। अरे क्या हुआ? माँ लगता है जाना पड़ेगा। अभी कहाँ जाना पड़ेगा? वॉशरूम। इतना कहकर वो पेट पकड़कर वॉशरूम की तरफ भागती है। अब इतने कुरकुरे खाए थे तो ये तो होना ही था, जिसके बाद उसका पेट खराब हो जाता है और 2 दिन तक वो कुछ नहीं खा पाती। 2 दिन बाद जब वो ठीक हो जाती है तो फिर से हाथ में कुरकुरे लिए घर आती है, जिसे देखकर उसका भाई बोलता है, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है ना? माँ देखो, ये फिर कुरकुरे खा रही है। कौन कौन लाया कुरकुरे? ये आपकी औलाद, और कौन? अरे नासपिटी, अपने पेट में फिर से तबाही मचानी है क्या तुझे? पता है ना 2 दिन तूने टॉयलेट में बिताए हैं। अरे मुझे सब याद है, और मेरा पेट खराब इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने एक साथ इतने सारे कुरकुरे खा लिए थे। अब मुझे ये बात समझनी चाहिए ना कि अगर एक साथ इतना सब कुछ खाऊंगी तो पेट में गड़बड़ तो होगी ही। जब पेट खराब होकर इतना ज्ञान आ ही गया है तो फिर क्यों कुरकुरे ले आई? क्योंकि मैं इस कुरकुरे की चाट बनाने वाली हूँ जो हम सब मिलकर खाएंगे। आप लोग वेट करो, मैं यूं गई और यूं आई। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट कर एक बड़ी सी कटोरी में सारे कुरकुरे डालकर उसमें मिक्स कर देती है और ऊपर से नींबू का रस डालकर खट्टी तीखी कुरकुरे की चाट बनाकर ले आती है। तो देखती है
कि उसकी पड़ोसन माला उसकी माँ से बात कर रही है और तभी माला की नजर कविता के हाथ में रखी चाट पर जाती है और वो बोलती है, अरे कविता बिटिया, वहाँ काहे खड़ी है? ला हमें भी दिखा, कहाँ बना कर लाई है? कुछ नहीं आंटी, आप बातें करो ना। अरे बातें तो होती रहेंगी, तू नाश्ता पानी तो करवा दे। अरे यार, ये तो पीछे ही पड़ गई। अरे क्या सोच रही है? माला आंटी को भी चखा दे अपने कुरकुरे वाली चाट। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ना चाहते हुए भी कविता माला को चाट खाने को दे देती है। माला और कावेरी मिलकर कविता की बनाई चाट चखते हैं। तभी माला बोलती है, अरे वाह कविता, बड़ी चटपटी चाट बनाई हो। हाँ कविता, तूने पहली बार में बढ़िया चाट बना डाली। अरे थोड़ी और है तो कटोरी भर ला दे जरा, अपनी मुनिया को भी चखाऊंगी तेरी ये कुरकुरी चाट। कहाँ आंटी, जितनी बनाई थी सारी आप चट कर गई। अभी तो मेरे खाने के लिए भी नहीं है, आपको कटोरी भरकर कहाँ से दूं? कोई नहीं, अगली बार बनाइयो तो याद से मेरे घर देना मत भूलियो। हाँ चलती हूँ। कविता की बनाई सारी कुरकुरी चाट चट करके माला वहाँ से चलती बनती है। ऐसे ही समय बीतता है और ऐसे ही कविता कुरकुरे को अलग अलग तरीके से खाने लगती है और उससे नई नई रेसिपीज बनाने की कोशिश किया करती है। एक दिन वो कुरकुरे को मिक्सी में डालकर उसका चूरा बना लेती है। मिक्सी की आवाज से कावेरी किचन में आती है और बोलती है, और रसोईया क्या बनाने की तैयारी चल रही है? माँ, आज मैं बताऊंगी नहीं, सीधा खिलाऊंगी। और हाँ, जो भी बनाऊंगी उसमें कुरकुरे का तड़का जरूर होगा। अरे ऐसा भी क्या बनाने वाली है, बोल भी दे। माँ जाओ ना आप, जब बन जाएगा तो खुद पता चल जाएगा। कविता के कहने पर कावेरी किचन से चली जाती है और कुछ देर बाद अपनी बनाई डिश को ढककर हाथों में लेकर आती है और चीकू बोलता है, लो माँ, पूरे 2 घंटे पर किचन से बाहर आई है, पता नहीं कौन सी खिचड़ी बना रही थी। तभी कविता अपनी बनाई डिश का ढक्कन हटाती है तो उसमें ब्रेड रोल होता है, जिसे देखकर चीकू हंसते हुए बोलता है, अरे ओ, तूने 2 घंटे में ये ब्रेड रोल बनाए हैं? अच्छा अच्छा, तो इसमें तूने आलू की जगह कुरकुरे भरे होंगे। ओ गधे, पहले खा तो ले, फिर बकवास छाप लियो अपनी। तभी दोनों उसके बनाए रोल को चखते हैं और कावेरी बोलती है, वाह वाह, ये तो बड़े क्रंची हैं, पर इसमें कुरकुरे कहाँ हैं? माँ, ये इतना क्रंची इसलिए है क्योंकि मैंने ब्रेड रोल में कुरकुरे को चूर कर डाला था और फिर उसे फ्राई किया। अरे वाह, तेरे कुरकुरे तो बड़े कमाल के निकले, ले ले तू भी खा। जिसके बाद तीनों मिलकर क्रंची ब्रेड रोल को खाने का आनंद उठाते हैं। सूरज नाम का एक गुजराती डिकरा पार्क में कानों में हेडफोन लगाए जॉगिंग कर रहा था। भागते भागते वो बहुत ही ज्यादा थक गया था और अपने लिए एक शांत जगह की तलाश कर रहा था। ऐसे ही एक बेंच जब उसे दिखाई देता है तो वो वहाँ जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद उस पार्क में 52 गज का लाल जोड़ा पहने अंजलि नाम की लड़की रोती हुई आ जाती है और सूरज के साथ में आकर बैठ जाती है। सूरज उसको देखता ही रह जाता है और मन ही मन कहता है, हूर थी या परी या जैसे गुलाब की पंखुड़ी, आंखों में थोड़ा सा गुस्सा, चेहरे पर कोहिनूर सी चमक। ऐसा लगता है जैसे प्यार का एक फूल मेरे दिल में खिल गया हो। कितनी प्यारी और मासूम सी लड़की है। क्या बात है, कोई छोरी नहीं देखी क्या कदे? एक मुक्के में ना दोनों आँख सेट कर दूंगी। सूरज जितनी प्यारी दी थी भगवान ने, जीभ उतनी ही काली। रे समझ नहीं आ रही क्या तने? या जूती देखी है 7 नंबर की है, या तेरी जो बागड़ बिल्ले जैसी शकल है ना, उती मार मार कर लाल कर दूंगी। सूरज वहाँ से भाग जाता है और अंजलि का चेहरा अपने मन में याद करके उस पार्क के 2 चक्कर और लगा लेता है और थक हार कर फिर से अंजलि के पास आकर बैठ जाता है। तभी अंजलि गुस्से में उससे कहती है, इस पार्क के 2 चक्कर काट के तू फिर अड़े आ गया, केजी में आ रही है तेरे? मुझे खुद पता नहीं चला कि कब मैंने इस पार्क में 2 चक्कर लगा दिए। ईसा के देख लिया जो 2 चक्कर लगा दिए तने? आपका खूबसूरत चेहरा। बावड़ी बूझ है के तेरे घर में माँ बहन कोनी, उन्हें देख कर लगा लिया कर 2 चक्कर। आया बड़ा। ये सब छोड़ो, ये बताओ आप रो क्यों रहे हो, और वो भी ये 52 गज का दामन पहने? I mean, क्या है ये सब? यो दामन है,
पूरे 52 गज का हमारे हरियाणा का कल्चर है। और मैं रोऊं क्यों? क्योंकि मैं अपने गांव तक भाज के आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी शादी एक बूढ़े से अमीर गेला करवावे थे और मैंने उस ताई शादी नहीं करनी थी। जा ताई मैं आड़े आगी भाग के, पर इब तक मैंने कुछ समझ ही नहीं आता कित जाऊं कित मरूं क्या करूं। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। इस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो। ठीक से दिखण में भी तू बड़ा मानस ही लग गया मने ते। और अड़े मैं किसे न जानू भी कोनी। चल तू ये मदद कर दे फिर आज मेरी। वो उसे एक कमरा रेंट पर दिलवा देता है, जिससे दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद सूरज उसके खाने पीने का सारा इंतजाम कर देता है और अब वो अपना ज्यादातर वक्त अंजलि के साथ ही बिताने लगता है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दिन फाइनली एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और किसी को भी बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। साथ ही सूरज अंजलि को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सूरज की माँ दया बहन गुस्से से बोलती है, आशू छे सूरज दिकरा, तमें इस बात की इजाजत किसने दी? माँ वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप किसी दूसरे कल्चर कास्ट में शादी करने के लिए मानती नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया। बस तेरे ही वास्ते इस छोकरी को मैं अपनी बहू मान रही हूँ, वरना तो कसम ढोकले की मैं इस छोकरी को अपने घर में न घुसने दूँ। हाँ। दया बहन उनका स्वागत घर में करती है। इसी तरह अगले दिन अंजलि अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी टीवी पर हरियाणवी सॉन्ग 52 गज का दामन चल रहा होता है। वो ये गाना सुनकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कमर हिलाकर हरियाणवी स्टाइल में डांस करने लगती है। तो कभी झाड़ू को गिटार बनाकर बजाते हुए डांस करती है। तभी अचानक से वहाँ पर दया बहन आ जाती है और उसे गुस्से से बोलती है, हे कृष्ण भगवान, आशू करे छे डफा डफोर छोकड़ी, का हो गया तुझे? तू इस घर की बहू है, कोई नचनिया नहीं जो ऐसे ठुमके लगा रही है। तने शर्म नहीं आवे छे के? सासू माँ मने समझ नहीं आती आपकी दिक्कत क्या है। अरे मैं हरियाणा से आ रही हूँ, फिर भी आपका गुजराती कल्चर ने अपनाने लाग रही। अरे आप रोज के रोज यहाँ जात पात का विरोध करने लाग रहे। अरे आप ताई एक बात कह दूं साफ साफ, इन सब में ना कुछ नहीं रखा। हंसते हंसते मैंने अपनी बेटी समान मान लो। अवे तमे मने समझावो छो, बोलशो नहीं कि ए मेरा घर छे। आने बीजी बात, अपनी जुबान ज्यादा छुरी की तरह चलाओ नहीं। अरे सासू माँ, इस घर में रहने का ना मेरा परमानेंट हक है। अरे बहू मैं इस घर की, समझ गए आप। और रही बात मेरे बोलने की ना, तो मैं हूँ हरियाणा से। अरे सीधी बात भी बोलूंगी ना तो नू लगेगा जो गोली चलगी। आदत डालो आप अब इसकी। अरे तेरे से तो बात करना ही बेकार है, जरापन समझी सकिया नहीं, देहातन कहीं की। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अंजलि घर का काम ही कर रही होती है कि तभी दया बहन एक बार फिर से अंजलि पर चिल्लाते हुए बोलती है, ए छोकरी, हमारे घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहेगी तू। यहाँ हरियाणवी पहरावा नहीं, गुजराती पहरावा चाले छे। लो बस इतनी सी बात। अरे सासू माँ, पहनावे तो क्या हो गया? अगर आपकी खुशी इसी में है तो लो, मैं गुजराती घाघरा पहन लूंगी। अभी के अभी साड़ी पहन कर आ। आने बीजी बात, ये 52 गज का दामन कभी मत पहनियो। दोनों सास बहू की खट्टी मीठी नोक-झोंक इसी तरीके से होती रहती है। ऐसे ही एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी सोसाइटी में एक गरबा कंपटीशन होने वाला है, जिसमें अंजलि और दया बहन दोनों ही हिस्सा लेती हैं। दोनों इसकी रात दिन खूब प्रैक्टिस करती हैं। ऐसे ही कंपटीशन वाले दिन सभी लोग गुजराती ड्रेसअप में गरबा खेलते हैं, लेकिन अंजलि हरियाणवी लुक में ही गरबा खेलती है। थोड़ी देर के बाद जजेस गरबा कंपटीशन का विनर नेम अनाउंस कर देते हैं और जजेस में से एक जज सामने स्टेज पर आते हैं और अंजलि के पास आते हुए उसे ट्रॉफी देते हैं। साथ ही गरबा कंपटीशन का विनर भी बताते हैं। तभी उनमें से एक जज बोलती है, अंजलि राणा जी, आप एक हरियाणवी कल्चर की होके भी गरबे को आपने इतने अच्छे से खेला, और वो भी अपना कल्चर समझकर।
तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी मेरी इस जीत के पीछे ना सिर्फ और सिर्फ मेरी सासू माँ का हाथ है जी। उनको देख देख के ही मैंने गरबा प्रैक्टिस किया था और आज तो यह बात साबित होगी कि हर बच्चे की जीत के पीछे उसकी माँ का हाथ होवे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ये सब देखकर दयाबेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू के लिए तालियां बजाने लगती है। उसको देखकर सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तभी अंजलि बोलती है, वैसे जी मैं आप सबको ना एक पैगाम देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना जी सारे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील की दूरी पर रूप, रंग, पहनावा और मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। हम सब एक हैं। पहरावा अलग होने से इंसान अलग नहीं हो जाता, धर्म अलग होने से इंसान अलग नहीं हो जाता। जिस तरह लोग हरे रंग को मुस्लिम और लाल रंग को हिंदू बताते हैं, तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि तरबूज किसके हिस्से में आता है, हिंदू या फिर मुस्लिम? सभी लोग खड़े होकर अंजलि के लिए अपलॉज करते हैं। दयाबेन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी हरियाणवी लुक में बहू को हंसी खुशी अपना लेती है। साथ ही घर आने के बाद दोनों सास बहू मिलकर 52 गज का दामन गाने पर खूब डांस करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।